आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रोफेसर अर्नान थ्योरी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कक्षा 11th का ये है, ये सिलेबस कक्षा 11th के सिलेबस में है फोटोसिंथेसिस, जो कि कल हम चर्चा किए थे। तो प्रकाश संश्लेषण में एक प्रोफेसर अर्नान हैं, उनकी थियरी, उन्होंने अपनी थियरी दिया था और जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि से संबंधित है। प्रोफेसर अर्नान ने अपने सिद्धांत जो दिए उसमें यह बताया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो सनलाइट अवशोषित होती है, सूर्य का प्रकाश जो अवशोषित होता है, क्लोरोफिल का कण उस ऊर्जा को कुछ क्षणों तक अपने पास रखता है और उसके बाद वह उसका उपयोग, जितने समय तक वह प्रकाश ऊर्जा को अपने पास रखता है, उसका उपयोग वो प्रकाश संश्लेषण में यूज करता है। तो इसी सिद्धांत को समझाने के लिए प्रोफेसर अर्नान ने अपना एक सिद्धांत दिया। तो उनका सिद्धांत जो था वो फास्फोरेंस पर आधारित था। तो हम ये क्लियर कर लेते हैं कि फास्फोरेंस है क्या। फास्फोरेंस ऐसी प्रक्रिया है कि जब तक किसी पदार्थ पर प्रकाश पड़ता है, तो वह प्रकाश जब पड़ता है तो वह अपने अत्यधिक ऊर्जा के प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। कुछ समय तक, कुछ क्षणों तक वह उस प्रकाश को अवशोषित करता है। उसके बाद कुछ क्षणों तक रखने के बाद फिर वह उसका उत्सर्जन करता है। इस प्रक्रिया को फास्फोरेंस कहते हैं। फास्फोरेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ पर आपतित होने वाला प्रकाश, वह पदार्थ कुछ क्षणों तक उस प्रकाश को, उस ऊर्जा को अपने पास अवशोषित करके रखता है, फिर बाद में उसका उत्सर्जन करता है। इस प्रक्रिया को फास्फोरेंस कहते हैं। तो फास्फोरेंस पर आधारित प्रोफेसर अर्नान ने अपने सिद्धांतों को दिया था। तो प्रोफेसर अर्नान ने मुख्य रूप से फास्फोरेंस पर आधारित दो सिद्धांत दिए। एक था, पहला उनका था सिद्धांत साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। दूसरा उनका सिद्धांत था नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। तो प्रोफेसर अर्नान जो थे, उन्होंने अपने सिद्धांत को दो भागों में डिवाइड किया। एक उन्होंने साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन का सिद्धांत दिया और दूसरा नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन क्या है। साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हमारी आपसे वार्तालाप कल हुई थी, तो उसमें ये आपको बताया गया था कि पौधे पृथ्वी से जल, खनिज लवण, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। अवशोषित वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जाता है, उसके बाद वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन में मैंने अभी कहा कि प्रोफेसर अर्नान ने फास्फोरेंस पर आधारित अपने सिद्धांत को दिया था। तो फास्फोरेंस पर आधारित अपने सिद्धांत को दिया, तो उसमें उन्होंने यह एक्सप्लेन किया कि जो किसी पदार्थ पर पड़ने वाला प्रकाश, वह पदार्थ कुछ क्षणों तक उस ऊर्जा को अपने पास अवशोषित रखता है, उसके बाद ही उसका उत्सर्जन शुरू करता है। कुछ क्षणों तक रखने के बाद उसका उत्सर्जन शुरू करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश संश्लेषण में, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब होती है, तो सूर्य से जो आने वाला प्रकाश है उसको कुछ क्षणों तक क्लोरोफिल ए का कण अपने पास रखता है।
और जो कि उसी ऊर्जा का उपयोग वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में करता है। तो इस चीज को हम यहां पर दिखाएंगे आपको कि क्लोरोफिल का ए का कण है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात चल रही है। क्लोरोफिल ए का कण है, क्लोरोफिल ए का कण जब प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, लाइट प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, तो प्रकाश ऊर्जा को क्लोरोफिल ए का कण प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके अपने अत्यधिक ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को वह उसमें से उत्सर्जित करता है और उत्सर्जित करने के बाद उत्सर्जित करता है और उत्सर्जित करने के बाद वह इलेक्ट्रॉन जो अत्यधिक प्रकाश के ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन जो है वह विटामिन K3 को देता है, विटामिन K3 के पास पहुंचता है, यानी विटामिन K3 को यह अत्यधिक ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन विटामिन K3 को देता है और यह विटामिन K3 पुनः इस अत्यधिक ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम को देता है। साइटोक्रोम, थोड़ा सा जिक्र इसका कल हुआ था, साइटोक्रोम को देता है और पुनः यह अपनी कुछ ऊर्जा को मुक्त करते हुए, साइटोक्रोम को अत्यधिक ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद यह पुनः अपनी कुछ ऊर्जा को मुक्त करते हुए पुनः क्लोरोफिल ए के कण को इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। इस प्रोसेस में ADP से ATP में परिवर्तन होता है, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का जो कण है वह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल जाता है और पुनः अत्यधिक ऊर्जा का जो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल से ए से निकला हुआ था पुनः विभिन्न प्रक्रम से होते हुए वो अत्यधिक ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन पुनः क्लोरोफिल ए को मिल जाता है। अब एक चीज यह क्लियर हो गया कि इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों कहते हैं। चूंकि क्लोरोफिल ए से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन पुनः क्लोरोफिल ए को प्राप्त हो जाता है। यहां आप देख रहे हैं क्लोरोफिल ए से जब अत्यधिक ऊर्जा का प्रकाश अत्यधिक ऊर्जा का क्लोरोफिल ए के कण पर जब अत्यधिक ऊर्जा का प्रकाश पड़ता है तो वह अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है, वह विटामिन K3 को प्राप्त होता है। विटामिन K3 पुनः उसको साइटोक्रोम को देता है। साइटोक्रोम कुछ ऊर्जा को मुक्त करते हुए उस इलेक्ट्रॉन को पुनः क्लोरोफिल ए को दे देता है। इस प्रोसेस में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है। यानी एक चीज यह क्लियर हुआ कि विभिन्न प्रक्रमों के द्वारा विभिन्न प्रोसेस के द्वारा विभिन्न पदों में जो इलेक्ट्रॉन जो ये क्लोरोफिल ए से निकला हुआ क्लोरोफिल ए के कण से जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ था पुनः क्लोरोफिल ए को ही मिल रहा है। इसलिए इस साइकिल को इस चक्र को साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। इसलिए इस प्रोसेस को प्रोफेसर आर्नान ने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का नाम दिया, क्योंकि यह एक चक्र में चल रहा है, इसलिए इसको चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इसके बाद आर्नान ने दूसरा सिद्धांत जो अपना उनका थियरी था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो देख लेते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जब क्लोरोफिल ए पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश पड़ता है तो क्लोरोफिल ए के अत्यधिक ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं
और वो विटामिन K3 को मिलता है, विटामिन K3 को प्राप्त होता है। अत्यधिक ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन विटामिन K3 को प्राप्त होता है। यह विटामिन K3 जो है इलेक्ट्रॉन को मुक्त करते हुए जल के अणु का विच्छेदन करता है। जल का अणु का जैसे ही विच्छेदन होता है हाइड्रोजन आयन में, और वह हाइड्रोक्सिल आयन में टूट जाता है। जल का अणु का विच्छेदन हाइड्रोक्सिल आयन में और हाइड्रोजन आयन में हो जाता है। जल के विच्छेदन से मुक्त हाइड्रोजन आयन NADP से मिलकर NADPH2 बना लेता है। और जल के विच्छेदन से मुक्त हाइड्रोक्सिल जो आयन यहां शेष आप देख रहे हैं, यह इसका जो इलेक्ट्रॉन है पुनः क्लोरोफिल A को मिल जाता है। जल के विच्छेदन से मुक्त हाइड्रोक्सिल आयन जल बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। प्रोफेसर आर्नान ने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के विषय में बताया कि सबसे पहले जब क्लोरोफिल A के कण पर अत्यधिक ऊर्जा का प्रकाश पड़ता है तो उसके अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को अवशोषित करके अत्यधिक ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो विटामिन K3 को प्राप्त होते हैं, और विटामिन K3 पुनः उस इलेक्ट्रॉन का उपयोग जल के विच्छेदन में प्रयोग कर देता है। जल के विच्छेदन का मतलब हुआ जल के कणों को तोड़ने में वह प्रयोग करता है। जल के विच्छेदन से मुक्त हाइड्रोक्सिल आयन जो उसमें प्राप्त होता है, यहां आप देख रहे हैं जल के अणु के विच्छेदन से मुक्त जो हाइड्रोक्सिल आयन है वह जल का अणु बनाता है और ऑक्सीजन का अणु बनाता है, और उससे जल के अणु के विच्छेदन से मुक्त जो इलेक्ट्रॉन है पुनः क्लोरोफिल A को प्राप्त हो जाता है, और जल के अणु के विच्छेदन से मुक्त हाइड्रोजन आयन है NADP से मिलकर NADPH2 का एक अणु बना लेता है। तो यहां एक चीज आप देख रहे हैं कि क्लोरोफिल A से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है, क्लोरोफिल A से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन पुनः क्लोरोफिल A को मिल रहा है। तो आपके दिमाग में एक चीज ये आ रहा होगा कि यहाँ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात हो रही है और इलेक्ट्रॉन जो निकला हुआ है वह क्लोरोफिल A से निकला है, तो पुनः क्लोरोफिल A को ही तो मिल रहा है, तो यहाँ साइक्लिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लोरोफिल A से तो निकला है, लेकिन उसका यूज जो हुआ जल के अणु के विच्छेदन में हो गया, टूटने में, और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा है आपको कि जो क्लोरोफिल A को मिल रहा है, यह जल के अणु के विच्छेदन से मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जल के अणु के टूटने से मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जल के अणु के विच्छेदन से प्राप्त इलेक्ट्रॉन। यहां एकदम अब क्लियर हो गया कि क्लोरोफिल A से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन विटामिन K3 से होते हुए जल के अणु का विच्छेदन करते हुए जल ऑक्सीजन का निर्माण करके पुनः क्लोरोफिल A को नहीं मिल रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल A को मिल रहा है वह जल के टूटने से मुक्त इलेक्ट्रॉन है। चूंकि क्लोरोफिल A से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन पुनः क्लोरोफिल A को नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए इस प्रक्रिया को नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो पहले वाले में आप देखे होंगे जो पहला प्रोसेस मैंने समझाया था साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन था, वो
साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। तो साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन में क्लोरोफिल ए से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन पुनः क्लोरोफिल ए को प्राप्त हो गया था, इसलिए उसको साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन कहा जाता था। लेकिन यहाँ नॉन साइक्लिक का जो स्टेप है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो क्लोरोफिल ए को मिला हुआ इलेक्ट्रॉन है वह जल के अणु के विच्छेदन से मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्लोरोफिल ए से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन पुनः क्लोरोफिल ए को नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसे नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन कहते हैं। ये प्रोसेस जो हो गया वो हो गया नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। तो प्रोफेसर अर्नान ने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन पर फास्फोरेंस के आधार पर अपने सिद्धांत को दो भागों में डिवाइड किया था, साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन।